तारीख है 7 अक्टूबर 2025 और जगह है कर्नाटक का कोप्पल शहर। कोप्पल एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी है और ये बेंगलुरु से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है। और इसी 7 अक्टूबर 2025 की रात का ये वाक़या है। तभी तकरीबन 2:45 हो रहे थे, यानी पौने 3 बज रहे थे रात के। और कोप्पल ज़िले में गंगावती एक टाउन है। इस टाउन में ट्रैफिक पुलिस में तैनात एक लेडी सब इंस्पेक्टर जिनका नाम है शारदम्मा धोधाने, ये जो है अपने इलाके में, अपने एरिया में राउंड पर थी। अपने इलाके में जो भी ट्रैफिक पुलिस के आउटपोस्ट्स होते हैं, जहाँ पर पुलिस नाके लगाती है, वहाँ पर कौन सा पुलिस वाला तैनात है, क्या कोई संदिग्ध आदमी कहीं से गुजर रहा है, क्या किसी को पकड़ा गया है, ये सारी चीज़ों को देखना इनका काम था और ये अपनी ड्यूटी कर रही थी। लेकिन इसी बीच पुलिस कंट्रोल रूम से इनके पास कॉल आया और कॉल करने वाले पुलिस ऑफिसर ने ये बताया कि अभी अभी हमें एक कॉल रिसीव हुई है जिसमें एक शख्स की एक्सीडेंट में बहुत गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। शारदम्मा जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उन्होंने पूछा कि भाई ये आदमी कौन है, एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ है। तो बताया गया कि ये एक्सीडेंट जो है वो हुलीगी एक गांव है इसी इलाके में, उसी के रास्ते पर यह एक्सीडेंट हुआ है। और एक टू व्हीलर है जिसमें यह शख्स सवार होकर कहीं जा रहा था और एक टाटा इंडिका कार ने उसे बहुत बुरी तरह से हिट किया है। ये बात सुनते ही जो ट्रैफिक पुलिस की इंस्पेक्टर है वो इस मामले को समझने के लिए और केस के आगे के इन्वेस्टिगेशन को जानने के लिए वो फ़ौरन पास के सरकारी अस्पताल पहुंचती है। उन्हें बताया जाता है कि जो घायल हैं उन्हें उठाकर सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। तो पुलिस जब सरकारी अस्पताल पहुंचती है और मतलब शारदम्मा जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जब वो पहुंचती है तो फिर उन्हें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये पता चलता है कि जिनका एक्सीडेंट हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि उस इलाके के एक नामी नौजवान बीजेपी के लीडर वेंकटेश कुरुबारा हैं। और दुखद बात यह है कि एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी है, अब वो जीवित नहीं है। अस्पताल लाए जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड करार दिया है। अब ये एक्सीडेंट का मामला है तो जाहिर है इसकी तफ्तीश भी होनी है। पुलिस को ये भी पता करना है कि जिस गाड़ी ने हिट किया उस गाड़ी के लोग कहाँ पर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर टक्कर मारी गई। तमाम चीज़ों के बारे में अभी पुलिस को पता करना है, लेकिन अभी बहुत इनिशियल स्टेज है क्योंकि रात का वक्त है, अफरा तफरी है, अभी अभी मौत की खबर आई है। तो अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जाहिर सी बात है इतना आगे नहीं बढ़ पाया है क्योंकि थोड़ा इंतज़ार तो करना ही होता है सारी चीज़ों को सेटल होने के लिए। इस बीच जब वो हॉस्पिटल में मौजूद होकर टाटा इंडिका कार के बारे में जानकारी जुटा रही होती है, उस टू व्हीलर के बारे में पता कर रही होती है, एग्जैक्ट एक्सीडेंट के स्पॉट के बारे में पूछ रही होती है, तब तक एक बदहवास नौजवान उस हॉस्पिटल में आता है, उस इमरजेंसी में दाखिल होता है। और नौजवान बिल्कुल परेशान है, घबराया हुआ है, पसीने पसीने है और वो बताता है कि वेंकटेश कुरुबारा के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उनका मर्डर किया गया है। अब ये बात जब पुलिस इंस्पेक्टर शारदम्मा सुनती है तो उन्हें भी हैरानी होती है। उन्हें लगता है भाई ये कैसे, अब तक तो एक्सीडेंट ही बताया जा रहा था, ये भी बताया जा रहा था कि टाटा इंडिका कार ने टक्कर मारी है, अब ये नौजवान उसे मर्डर कैसे बता रहा है। पुलिस की जो ऑफिसर है वो प्रज्वल नाम के इस नौजवान से पूछती है कि भाई तुम हो कौन और तुम कैसे इसे मर्डर का मामला बता रहे हो, क्योंकि इसे तो सारे लोग एक्सीडेंट बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वो लड़का हूँ जो वेंकटेश कुरुबारा के साथ बाइक में बैठा हुआ था, मैं बाइक में पीछे था, वेंकटेश गाड़ी चला रहे थे, बाइक चला रहे थे और इसी बीच ये घटना हुई। तो पुलिस ने प्रज्वल से पूछा इस लड़के से कि क्या घटना हुई, क्या देखा तुमने। उसने कहा कि इंडिका कार में कम से कम 5 से 6 लोग वहाँ पर आए थे और इन लोगों ने जो है वेंकटेश कुरुबारा के ऊपर गोलियां चलाई, फायरिंग की और इस तरह से उनकी इन लोगों ने हत्या कर दी। और इसे एक्सीडेंट का रूप उन्होंने देने की कोशिश की। बाइक तो ऑब्वियसली नीचे गिर गई सड़क से और उसके बाद वो कार भी कुछ दूर पर छोड़कर वहाँ से फरार हो गए। अब ये बात जब पुलिस के ऑफिसर्स ने, लेडी ऑफिसर्स ने सुनी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, लेकिन जिस तरह से फुल कमिटमेंट के साथ और कन्विक्शन के साथ प्रज्वल नाम का वो लड़का पूरी कहानी सुना रहा था तो उस कहानी को पूरी तरह से ठुकराया नहीं जा सकता था, उस पर इनकार नहीं किया जा सकता था। ऐसे भी अगर ये मामला कत्ल का है और गोली लगी है तो जाहिर है वो आने वाले वक्त में जब पोस्टमार्टम होगा तो भी बात क्लियर हो जाएगी। पुलिस के ऑफिसर्स ने ये सोचा, ये
उन्होंने तय किया कि अब आने वाले वक्त में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी वो इंतज़ार करेंगे और ये देखेंगे कि इस घटना के पीछे क्या वाकई एक्सीडेंट ही रीज़न है या कुछ और है। अब रात गुजर चुकी थी और शारदम्मा दोधरने, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, उनकी ड्यूटी अब पूरी हो चुकी थी, ऑफ हो चुका था। जो उस इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर हैं उनका नाम है प्रकाश एल माली। अब वो वापस ड्यूटी पर तैनात हो चुके थे और उनको वेंकटेश कुरुबारा के इस मर्डर केस की जांच करनी थी। चूंकि मौत जो है एक बीजेपी के लीडर की हुई थी, तो लीडर की मौत का मामला आम लोगों की मौत के मामले से थोड़ा हटकर होता है, क्योंकि अक्सर इस तरह के मामलों में राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये जो माली हैं पुलिस इंस्पेक्टर, उनको उनके कलीग और तमाम लोग ये बताने लगे कि ये मामला बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, फ़ौरन इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके सच पता करो और गुनहगारों को पकड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सस्पेंड ही होना पड़ जाए। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं मिस्टर माली, प्रकाश एल माली, वो थोड़े प्रेशर में भी थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस मामले की जांच कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे गुनहगारों के बारे में पता लगाएं। हालांकि वो प्रज्वल के बारे में जो है लगातार पूछताछ कर रहे थे, प्रज्वल से भी पूछताछ कर रहे थे और प्रज्वल के बारे में भी जानकारी जुटा रहे थे। इस बीच जो वेंकटेश कुरुबारा हैं, उनके घर के लोगों से पुलिस की बातचीत हुई। तो खासकर वेंकटेश के पिता से पुलिस की बातचीत हुई और इस बीच जब छानबीन चल रही थी, पिता से बातचीत हो रही थी, तो पुलिस को यह पता चला कि वेंकटेश को कुछ लोग लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने पूछा ये लोग कौन थे और वेंकटेश से इन धमकी देने वाले लोगों की क्या दुश्मनी थी। तो उनके घर के लोगों ने ये बताया कि जो आदमी लगातार वेंकटेश को डरा रहा था, उस आदमी का नाम है रवि बासवराज, और रवि बासवराज के साथ कुछ और लोग थे जो लगातार वेंकटेश को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, बता रहे थे। तो अब पुलिस को इस कत्ल के मामले में एक लीड मिल चुकी थी और पुलिस के लिए तफ्तीश को एक दिशा जिसे कहते हैं वो पुलिस को पता चल चुकी थी। अब पुलिस ने रवि बासवराज की तलाश शुरू की और जब तलाश शुरू की तो एक एक करके 4 लोगों ने पुलिस थाने में आने वाले 24 घंटों के अंदर सरेंडर कर दिया और 4 लोगों के सरेंडर करने के बाद मामला काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, क्योंकि ये सरेंडर करने वाले लोग ये क्लेम कर रहे थे कि हाँ उन्होंने ही जो है वेंकटेश कुरुबारा को मारा है। तो बाकी जो इस मामले में शामिल और लोग थे इस मर्डर केस में, पुलिस ने जब उनके बारे में जानकारी जुटाई तो उनकी लोकेशन पुलिस को मिली और एक एक करके पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। तो इसी तरह देखा जाए तो चंद घंटों के अंदर वेंकटेश कुरुबारा के कत्ल के मामले में पुलिस ने कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया और इन 8 लोगों में रवि बासवराज नाम का वो आदमी भी था। इसके अलावा मैं नाम भी आपको जल्दी से बताता हूँ: विजय मलिहारी, धनराज, भीमा, सलीम, गंगाधर गावली, कार्तिक, दादा पीर, मोहम्मद अल्ताफ और चित्रा नाम की एक महिला थी और मल्लिकार्जुन और शराना नाम के कुछ लोगों की भूमिका भी सामने आई थी। तो इस तरह से 8 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया था और देखा जाए इतने सारे नामों को देखने और पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा गैंग वेंकटेश कुरुबारा के पीछे पड़ा हुआ था और उनकी हत्या करना चाहता था। अब मुलजिम जो है वो गिरफ्त में आ चुके थे, कत्ल की बात वो खुद कबूल रहे थे, लाश सामने पड़ी थी जिसकी पोस्टमार्टम हो चुकी थी, रिपोर्ट आनी बाकी थी। पुलिस को अब ये पता करना था कि वेंकटेश के कत्ल का मोटिव क्या है। तो पुलिस ने जब तफ्तीश आगे बढ़ाई और बासवराज से और बाकी मुलजिमों से पूछताछ की तो पता चला कि रवि बासवराज जो है वो वेंकटेश कुरुबारा से दुश्मनी रखता था और दुश्मनी की वजह ये थी कि कुछ समय पहले मारुति नाम के एक नौजवान का इसी रवि बासवराज ने कत्ल कर दिया था और वो कत्ल जो है एक पुरानी दुश्मनी के मामले में उसने किया था और मारुति इस वेंकटेश कुरुबारा का दोस्त था, जानने वाला था। वेंकटेश उस कत्ल के मामले का चश्मदीद था, उसने ये देखा था। तो उसने न सिर्फ बासवराज को कत्ल के उस मामले में गिरफ्तार करवाया था, बल्कि वो कत्ल के उस मामले में, मारुति के कत्ल के मामले में एक आई विटनेस था, चश्मदीद गवाह भी था। और वो जो विटनेस था वो विटनेस जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ से था, यानी जो सरकार भी मुकदमा चला रही थी कत्ल के मामले में रवि बासवराज के ऊपर, उसमें सरकारी वकील के साथ वो विटनेस था और कोर्ट में उसकी गवाही होनी थी। अब जो रवि बासवराज है, जो मारुति के मर्डर का मुलजिम था, वो लगातार वेंकटेश को धमकियां दे रहा था और ये कह रहा था कि तुम जो है इस मामले से पीछे हट जाओ और बिल्कुल मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही मत देना। वेंकटेश जो है चूंकि अपने दोस्त का मामला था और एक कमिटेड लीडर था, तो उसे ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का कत्ल होते हुए मैं देखूं
और मैं उस मामले में चुप रह जाऊं, मैं तो गवाही दूंगा। तो जितनी बार रवि बासवराज वेंकटेश को डराया करता था, वेंकटेश जो है हर बार ये कहता था कि नहीं, तुम चाहे जितना भी मुझे धमका लो, मैं इस मामले में गवाही देकर ही रहूँगा। अब ये जो बात थी, इसकी वजह से रवि ने खुंदक रख लिया था और उसे ऐसा लगता था कि अगर वेंकटेश ने कोर्ट में गवाही दे दी तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो जाएगी। तो इसीलिए उसने वेंकटेश के मर्डर की प्लानिंग की और प्लान के मुताबिक उस रोज़ टाटा इंडिका कार में वो अपने गैंग के लड़कों के साथ आया और उसने ताबड़तोड़ वेंकटेश कुरबारा पर तब फायरिंग की जब वो हुलीगी गांव की तरफ जा रहे थे। असल में उन दिनों, जबकि मैं ये बात बता रहा हूँ 7 अक्टूबर 2025, उस समय हुलीगी गांव में जो लोकल मंदिर है वहाँ पर एक मेला लगा हुआ था और वेंकटेश उसी मेले में और मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस बीच उनके ऊपर ये घातक हमला हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। तो अब पुलिस कातिलों को भी पकड़ चुकी थी और जो मोटिव है इस मामले का वो भी क्लियर हो चुका था। पुलिस अब एक एक करके इस मामले में सबूत जुटा रही थी ताकि गुनहगारों को सज़ा वो दिला सके, क्योंकि कातिल बेशक सरेंडर करे, पुलिस बेशक उन्हें गिरफ्तार कर ले, जब तक पुलिस के पास एविडेंस नहीं होंगे तो सारे के सारे कातिल कोर्ट में जाकर मुकर जाएंगे कि नहीं जी, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, पुलिस ने हमें डरा धमका कर बयान दिया। और ऐसा अक्सर होता है, पुलिस को दिया गया बयान जो है वो कानून की नज़र में एडमिसिबल भी नहीं होता। तो इसीलिए पुलिस को सबूतों और गवाहों की दरकार होती है। तो पुलिस ने जो भी उस इलाके के CCTV फुटेज है वो जुगाड़ किए। इसके साथ ही जो हथियार है जिनसे कत्ल हुआ, पुलिस ने उन चीज़ों का भी इंतज़ाम किया। जो फॉरेंसिक एविडेंस पुलिस उस कार से और उस बाइक से इकट्ठा कर सकती थी, पुलिस ने वो भी किया। और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, यानी मोबाइल फ़ोन पर इनकी जो आपस में बातचीत होती होगी या धमकाने के लिए कभी कॉल या कोई वीडियो कॉल करता होगा, तो उसके ट्रेसेस जो है पुलिस पता करने के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उससे पुलिस संपर्क कर रही थी और उनसे कम्युनिकेशन पुलिस का चल रहा था। पुलिस को कुछ सबूत वगैरह भी इस सिलसिले में मिले, लेकिन सबसे बड़ा और क्रूशियल सबूत जो पुलिस के हाथ लगा वो ये कि जितनी बार रवि बासवराज ने वेंकटेश कुरबारा को फ़ोन कर जान से मारने की धमकी दी, उतनी बार उसने धमकी देते हुए अपने इस करतूत की वीडियोग्राफी करवाई। और ऐसा भी नहीं कि व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दे रहा था और वीडियोग्राफ जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसी मोबाइल में लगा हुआ था, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो रवि बासवराज नाम का क्रिमिनल है, इसने अपने एक गुर्गे को जिम्मेदारी दे रखी थी कि जब मैं वेंकटेश कुरबारा को फ़ोन पर धमकाऊं तो तुम मेरा और इस मोबाइल पर जो धमकी दे रहा हूं वेंकटेश को, उसका वीडियो बनाना। देखिए कैसा सिरफिरा था। और ये वीडियो जो है वेंकटेश कुरबारा को धमकाने का वीडियो रवि बासवराज का एक चेला या गुर्गा जो भी कहें वो लगातार बना रहा था और इस तरह के कई वीडियोज़ उसने शूट किए थे। पुलिस ने जब मेटा से बातचीत की और इनके मोबाइल फ़ोन रिकवर किए और साथ ही जो दूसरी तरफ वेंकटेश कुरबारा के मोबाइल फ़ोन रिकवर किए, तो इन सारी चीज़ों से वो सबूत पुलिस के हाथ लग गए जिसमें ये लगातार फ़ोन करके वेंकटेश कुरबारा को धमका रहा था, यानी कत्ल से पहले कत्ल करने की धमकी दे रहा था। और ये एक बहुत ही बड़ा एविडेंस पुलिस के पास मौजूद था, पुलिस के हाथ लगा था। पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश की और तफ्तीश करके तकरीबन 1000 पन्नों की, एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 927 पन्नों की चार्जशीट इस मामले में पुलिस ने दाखिल की और जो गुनहगार हैं 12 लोगों को पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया। हालांकि इस मामले में 6 लोगों को आखिरकार अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई, जिसमें वो रवि बासवराज नाम का जो किंगपिन है या मास्टरमाइंड है वो भी शामिल है, जबकि बाकी के लोगों को पुलिस ने बरी कर दिया। इस मामले में कुल 83 यानी 83 विटनेसेस थे, गवाह थे जिन्होंने अपनी बात रखी। 16 CCTV के स्क्रीन ग्रैब पुलिस ने कोर्ट में पेश किए, फुटेजेस, वीडियोस, मेडिकल रिपोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें दी गई। और सबूतों की अगर हम बात करें, सैंपल की बात करें, तो 434 एग्जिबिट्स कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए। एक कंक्रीट, जिसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है, एक वाटर टाइट केस पुलिस ने इस मामले में बनाया और उसका नतीजा ये हुआ कि कत्ल के इस मामले में अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई। अब आप कहेंगे कि फांसी की सज़ा क्यों, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में कैसे आया? तो इस मामले को समझने के लिए आपको जो जजमेंट है, जो जज साहब की टिप्पणी है, वो जानना चाहिए, वो समझना चाहिए। जज साहब सानंदा नागप्पा नायक ने ये कहा, एक 500 पन्नों की उन्होंने जजमेंट लिखी और उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि हमारे देश में जो NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसका जो डेटा है 2023 तक का, वो ये बताता है कि 2,72,198
मर्डर केसेस इस वक्त अलग अलग ट्रायल कोर्ट में पूरे भारत में पेंडिंग है, यानी चल रही हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें चश्मदीद गवाहों की गवाहियाँ कोर्ट में होनी है, जो कि बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबकि इसी एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इतने जो मर्डर केसेस हैं इसमें सिर्फ 37.7% यानी 37% मामलों में ही कन्विक्शन होता है। बाकी तकरीबन 62-63% जो आरोपी हैं या गुनहगार ही कह लें, वो छूट जाते हैं। तो ऐसे में जो भी लोग कत्ल के मामले में इंसाफ का साथ देने के लिए गवाही देते हैं कोर्ट में, ऐसे लोगों को अगर आरोपी या कातिल टारगेट करने लगे, उनकी जान लेने लगे, तो ये पूरे न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाने वाली वारदात है। यानी ये किसी गवाह को इंटिमिडेट करने, डराने, धमकाने की नाकाम कोशिश करने और उसमें फेल हो जाने पर उसकी हत्या कर देने का ऐसा मामला है जिसमें कोई रियायत, कोई ढिलाई बरती नहीं जा सकती। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में पड़ता है और इसीलिए इस मामले में बासवराज, माइलारी, धनराज, भारत, सलीम और गौली, इन सभी लोगों को सजाए मौत दी जाती है, यानी फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो खैर, कोर्ट का ये फैसला अपने आप में एक उदाहरण है और पुलिस की जो तफ्तीश है वो भी अपने आप में एक नज़ीर है। इस मामले में पुलिस ने जो मेहनत की वो तो की, लेकिन रवि बासवराज नाम का वो जो गुंडा था जिसे फांसी की सज़ा हुई, अभी हालांकि उसे फांसी के फंदे पर लटकाया नहीं गया है, ज़्यादा पुराना मामला नहीं है, आप समझ ही सकते हैं। अभी तो ट्रायल कोर्ट से ही फैसला आया है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर न जाने कितनी लंबी लड़ाई है, वो कब तक पूरी होगी किसी को नहीं पता। हमारे देश का जो लीगल सिस्टम है उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इस सज़ा को देखें तो ऐसा लगता है कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन तो अपनी जगह है ही, लेकिन जिस तरह से उस क्रिमिनल ने, रवि बासवराज ने जिस तरह से किसी को धमकाया और धमकाने के साथ साथ उसके वीडियोज़ शूट करवाए शोशेबाजी में, स्टाइल मारने के चक्कर में, वो वीडियोज़ जो है उसकी ताबूत में कील साबित हुआ। अगर वो वीडियोज़ नहीं होते तो शायद केस इतना मजबूत नहीं होता जितना इस वक्त ये केस मजबूत है। तो थैंक्स टू पुलिस और थैंक्स टू फुलिशनेस ऑफ दैट क्रिमिनल रवि बासवराज। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि केरल में एक माँ की मौजूदगी में उसके आशिक, उसके प्रेमी ने उनके 1.5 साल के छोटे से बच्चे को, यानी उस महिला के 1.5 साल के छोटे से बच्चे को इतना टॉर्चर किया कि उसकी मौत हो गई। और उस बच्चे के जिस्म पर जब डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया तो 90 चोट के निशान मिले, जख्म के निशान मिले। उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट जलाए हुए थे और उसके सिर पर घातक चोटें थी जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी को सुनकर कोई भी विचलित हो जाएगा। हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत दुखी हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है। श्याम कुमार झा, इन्होंने कहा है कि यह कैसी मानसिक स्थिति होगी ऐसे लोगों की। इस कहानी को सुन, इस कहानी ने अंदर से झकझोर दिया। मिक माही के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि ये क्रूएल रियलिटी है इंडिया की सो कॉल्ड मोस्ट एडुकेटेड स्टेट का। इनका ये कहना है कि चूंकि घटना केरलम की है, इनका ये कहना है कि भाई केरलम जो है वो सबसे पहले साक्षर और एडुकेटेड होने वाला स्टेट हमारे देश का है, तो वहाँ से अगर इस तरह की घटनाएं आती हैं सामने तो ये अपने आप में एक आयरनिकल बात है, एक विडंबना की बात है। इनके कहने का मतलब ये है। अमित ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कलयुग में ऐसे ही हैवान और राक्षस जो है वो इंसानों के भेष में होते हैं और उस माँ के बारे में ये सोचकर हैरान है कि कोई माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जगदीश के चांडेगड़ा जी ने भी कमेंट किया है, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है और कहा है कि भगवान ऐसी दर्द भरी मौत किसी को भी ना दे, और फिर तो वो एक छोटा सा बच्चा था। अनिल शाक्य जी ने भी दुखद घटना बताया है। रेणु पाठक का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि सौतेला बाप हैवान था, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन उस माँ पर हैरानी होती है कि माँ की ममता पर उसकी आशिकी जो है वो भारी पड़ गई। सुभाष मीना ने भी कमेंट किया है और कहा है कि आपके न्यूज़ बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा है, सुपर है, उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच। आसिम मुस्तफ़ा का कमेंट है और उन्होंने कहा है कि इतना जालिम हैवान, इनका कोई एनकाउंटर नहीं, कोई उपाय नहीं। अच्छा, इनका ये कहना है कि इनका एनकाउंटर हो जाना चाहिए, कोई और उपाय नहीं है ऐसे लोगों का, इतने जालिम और शैतान लोगों का। हालांकि कानून देखिए एनकाउंटर कर देने की इजाज़त नहीं देता, एनकाउंटर हो जाए तो बात अलग है। याशी छोटन ने भी कमेंट किया है। इनका ये कहना है कि इस कहानी को सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। DB1234 वर्मा के नाम से आईडी है और उन्होंने ये लिखा है, ये एक महिला है, उन्होंने लिखा है कि मैं स्वयं एक माँ हूँ और एक बच्चे का दर्द सुनकर ही मेरा दिल टूट जाता है, मैं दुखी हो जाती हूँ। और ये कैसी मानसिकता है जिसने अपने बेटे की इस बर्बर तरीके से हत्या करवा दी या कर दी। प्रकाश नायक ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बीइंग बिकमिंग सो क्रूएल, कुछ इस तरह से इन्होंने लिखा है। कहने का मतलब ये है
कि इंसान जो है बहुत ही बर्बर और जालिम होते जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा है नेमे नेमे तू सुन हाई, इस तरह से एक आईडी है, और आईडी से तो खैर नाम क्लियरली समझ में नहीं आया, लेकिन उनका ये कहना है कि इस तरह की स्टोरी या क्राइम का घटनाक्रम जो है उनके लिए सुनना बहुत मुश्किल है। जया अवस्थी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और राजू सुरादा का कमेंट है, और इसके अलावा गुरप्रीत सिंह ने भी कमेंट किया है। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ नहीं सकता। आज के लिए इतना ही, मुझे फिलहाल इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें। और आज की क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी पर आपकी राय क्या है, कमेंट क्या है, प्लीज़ वो लिखकर ज़रूर बताएं।